नमस्कार आप सभी को। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज बात करने वाली हूँ शुक्र का गोचर हो रहा है धनु राशि में और 7 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक शुक्र जो हैं वो धनु राशि में रहने वाले हैं। धनु राशि में जब भी कोई ग्रह आता है तो वो धर्म, बैटलफील्ड, युद्ध, तीर्थ क्षेत्र, देवी देवता, कुल देवी, कुल देवता, पिता तुल्य लोग या जो घर के प्रमुख व्यक्ति होते हैं, पितृ होते हैं या फ्यूचर, इन सब से संबंधित कर्म बंधनों को खोलता है। इन सब से संबंधित कर्म बंधनों को लेकर कुछ न कुछ इवेंट्स देता है। जब भी आप किसी की पत्रिका देखते हैं, मतलब जब भी ज्योतिषी पत्रिका देखते हैं, और सबसे पहले मेरी आदत होती है कि मैं डिटेल्स की बात करती हूँ, डिटेल बताती हूँ, क्योंकि शुरुआत में ही अगर कोई चूक है तो वो पहले ही ध्यान में आ जाए। मतलब समय बराबर है ना, डेट बराबर है ना। बहुत बार समय की गलती हो जाती है या समय की गलती हो रही है क्या, तो वो जो टाइम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, ये जो दिया रहता है वो उस क्षण का है। तो जो पत्रिका आपके सामने होती है वो पत्रिका क्या है? उस क्षण का, मतलब स्काई मैप है वो, उस क्षण का जो है वो स्क्रीनशॉट है, प्लैनेटरी स्क्रीनशॉट है। तो जिस क्षण का वो है, उस क्षण तो बच्चे ने या जो बालक जन्म लेता है उसका कोई कर्म हुआ ही नहीं है। इसका अर्थ है कि वो जो कुछ लेकर आ रहा है, जिस प्रकार की चीजों को लेकर आ रहा है, वो उस पत्रिका में हमें दिखाई देने वाली है। किसके माध्यम से दिखाई देने वाली है? 12 भाव, 12 राशियां, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, राइट। तो ये प्राइमा फेसी ये प्लेग्राउंड है जिसके ऊपर सारी चीजें समझ में आती हैं और वो हमें स्ट्रेट टू द पॉइंट उस कर्म बंधन की तरफ लेके जा सकता है। हर ग्रह में, हर भाव में, जिस भी भाव में वो ग्रह जो भी इस पद्धति में, जिस भी स्थिति में, जिस भी युति में, जिस प्रकार के बलाबल को लेकर बैठा हुआ है, वो हमें स्ट्रेट टू द पॉइंट लेके जाता है कि भाई इस जातक का जो कर्म बंधन है वो इस तरह का है। शुक्र जब धनु राशि में आते हैं तो धनु राशि में वो सारी चीजें ऑन करते हैं जो मैंने शुरुआत में बरी, राइट। अब शुक्र आ रहे हैं, तो शुक्र आ रहे हैं, इसका अर्थ है कि शुक्र जो है वो लक्ष्मी जी का प्रतीक है। मतलब लक्ष्मी जी को हम जब देखते हैं तो वो शुक्र से देखते हैं, तो शुक्र की अधिष्ठात्री देवी हैं लक्ष्मी जी, राइट। अब लक्ष्मी है तो लक्ष्मी के तो बहुत सारे रूप हैं, उसमें से अष्ट लक्ष्मी के जो प्रकार हैं, उस अष्ट लक्ष्मी से संबंधित जातक ने कोई ना कोई ऐसा कर्म बंधन किया है या कोई ना कोई ऐसा कर्म बंधन है कि जिसे वो भोगने के लिए आया हुआ है या इस समय वो चीज एक्टिवेट होने वाली है। जातक को अच्छा भोगने के लिए भी आना पड़ता है, बुरा भोगने के लिए भी आना पड़ता है। हमने अगर अच्छे कर्म करे हैं तो उस अच्छे कर्म के फलों को लेने के लिए भी आना पड़ेगा, बुरा किया है तो भुगतान करने के लिए भी आना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे जब शुक्र आ रहे हैं तो वे दिखाते हैं कि भाई धनु राशि में जो 3 नक्षत्र पड़ते हैं, राइट। धनु राशि के 3 नक्षत्र कौन से हुए? मूल नक्षत्र डेफिनेटली इसमें आता है, जो कि बहुत फियर्स नक्षत्र है। नैऋत्य इनकी देवी है। नैऋत्य देवी जो है वो गॉडेसेस ऑफ मैसेकर है। मतलब जहां पे भी मैसेकर हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल जलियांवाला बाग, जब ये घटना घटित हुई थी, जिस क्षण पे ये सारी चीजें हो रही थी, उस क्षण पे अगर किसी देवी का वास था, कौन सी शक्ति वहां पे काम कर रही थी, तो वो शक्ति जो थी वो थी नैऋत्य। अब मूल नक्षत्र में जब भी कोई भी ग्रह प्रवेश करता है तो वो कुछ ना कुछ मूलतः सविनाश के लिए होता है। सविनाश मतलब कि अगर कुछ नया निर्माण होना है तो नए निर्माण के लिए पहले जितना कुछ पूर्व जो भी प्लेटफॉर्म है उससे तहस नहस होना, उसका विच्छेद होना, ये बहुत जरूरी है। जब तक ये नहीं होगा तब तक नया अंकुर या नई चीजें पनपेंगे नहीं या क्रिएशन नहीं होगा। तो जब भी कोई भी ग्रह जब मूल नक्षत्र में प्रवेश करता है तो वो इस तरह से
उसका कर्म बंधन होता है। इसका अगर हम आध्यात्मिक अर्थ समझे तो आपको समझ में आएगा कि जब शुक्र मूल नक्षत्र में जाते हैं तो शुक्र मतलब काम ऊर्जा हुई, शुक्र मतलब लक्ष्मी। विकारों में अगर हम बात करें, षड रिपुओं में अगर हम बात करें तो वो आपका मोह बंधन दिखाता है। तो जब मूल नक्षत्र में ये प्रवेश करते हैं, इसका अर्थ है कि वो मूल नक्षत्र में उस कर्म बंधन को पूर्ण करने वाले हैं, क्योंकि उस चीज का ही तहस नहस होने वाला है। अगर अब इसको ऐसा समझिए कि किसी भी कर्म बंधन को लेकर या किसी भी भोग को लेकर उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है। जब तक वो एक्सपायरी डेट खत्म नहीं होती है, जब तक भोगते रहता है, जब तक भोगता है अपने शरीर के माध्यम के थ्रू, अपने चित्त के माध्यम के थ्रू, चिंता के माध्यम से या फिर आर्थिक माध्यम से। और हर एक चीज की एक लिमिट होती है। वो लिमिट खत्म हुई, जब वो लिमिट खत्म होने वाली है उस वक्त ये मूल नक्षत्र में जो ग्रह है ना, वो उसका समापन करता है। समापन हमेशा पॉजिटिव हो ऐसा नहीं है। समापन जो होता है वो कहीं ना कहीं आप में वॉइड भी निर्माण करता है, खालीपन निर्माण करता है, ब्लैंकनेस लाता है, चैप्टर क्लोज, राइट, इस तरह का होता है। मूल नक्षत्र के बाद में आते हैं पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा। पूर्वाषाढ़ा का जो ग्रह स्वामी है वो खुद शुक्र है, उत्तराषाढ़ा के जो ग्रह स्वामी है वो सूर्य है, और मूल के जो ग्रह स्वामी है वो है केतु। तो केतु, शुक्र और सूर्य, अगर आपकी दशा चल रही है, शुक्र की दशा चल रही है, गुरु की दशा चल रही है, तो ये गोचर आपके लिए निश्चित रूप से बहुत अच्छा परिणाम करने वाला है। बहुत अच्छा इसलिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट भी देने वाला है, परंतु कुछ ना कुछ समापन भी करेगा। उसी के साथ साथ अगर आपकी धनु राशि है, जन्म राशि या लग्न राशि आपकी धनु राशि है, तो भी आपके लिए क्या होगा, ये गोचर जो है शुक्र का बहुत प्रभावी होगा। धनु राशि का स्वामी गुरु है और गुरु के दूसरी राशि जो है वो मीन राशि है। मीन राशि भी अगर आपकी लग्न राशि या जन्म राशि है तो भी ये गोचर आपको परिणाम देने वाला है। अब इसी के साथ साथ ये 3 नक्षत्र मैंने कहे, मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा, ये अगर आपके लग्न नक्षत्र हैं, जन्म नक्षत्र हैं, सूर्य नक्षत्र हैं, आत्मकारक ग्रह अगर इस नक्षत्र में है, दशा स्वामी अगर इस नक्षत्र में है, तो आपके लिए पूरा जो गोचर है ये शुक्र से संबंधित बहुत फाइन रिजल्ट्स देने वाला है। ये फाइन रिजल्ट्स कैसे समझते हैं, जब वो ग्रह किसी भी राशि में प्रवेश करते हैं और उस राशि का जो नवांश होता है ना, 9 भाग होते हैं, राइट, उस 9 भाग में जिस पॉइंट पे जा रहा है, वो जिस डिग्री पे जाता है, वो वहां पे वो एक्टिवेट करता है उस इवेंट को। तो ऐसे हम नवांश बोल रहे हैं, उसी प्रकार से अगर हम दशांश बोलेंगे तो दशांश में 10 भाग होते हैं, राइट। उसी प्रकार से जब हम देशकांड बोलते हैं तो उसके 3 भाग हैं, मतलब एक राशि के 3 भाग है, 10 करके 10 डिग्री में एक भाग, अग्र भाग बोलेंगे, मध्य भाग बोलेंगे और पूर्व भाग या पश्चिम भाग बोलिए उसे, अंत का भाग है ना। तो इसको हमने और ज्यादा फाइन ट्यून करने के लिए हम डी चार्ट्स की तरफ जाते हैं, जब हमें उस कर्म बंधन को और ज्यादा डीप में देखना है कि वो एग्जैक्टली कहां इंपैक्ट करने वाला है। अब हम वापस से पीछे आते हैं और आगे देखते हैं कि ये जो गोचर है, ये गोचर सबसे ज्यादा इंपैक्ट किसके ऊपर करेगा, ये हमने सुन लिया है। अब शुक्र क्या परिणाम देंगे, तो शुक्र परिणाम देंगे किस रूप से कि भाई अब ये जो पूरा टाइम पीरियड है ना, 1 महीने का, ये युद्ध भूमि के समान है शुक्र की चीजों को लेकर। मतलब आपको क्या करना है कि शुक्र से संबंधित, मतलब वो आपकी काम ऊर्जा हो, वो आपका रिलेशनशिप का मैटर हो, या वो आपके लक्ष्मी को प्राप्त करने का मैटर हो। अब ये आपके लिए क्या है, ये पूरा का पूरा समय कैसा रहेगा, बैटलफील्ड के अनुसार है। मतलब कर्म भूमि है, जहां पे कर्म करना है, कर्मठता से करना है। अब आगे देखते हैं और हर लग्न राशि अनुसार और जन्म राशि के अनुसार ये गोचर जो है किस प्रकार से परिणाम देगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे, राइट। अब सबसे पहले हम बात करेंगे मेष लग्न के लिए। मेष लग्न के लिए देखिए कि ये गोचर जो है ये कहाँ हो रहा है, भाग्य भाव में हो रहा है। भाग्य भाव में शुक्र आ रहे हैं, तो
जिनके भी पत्रिका में, जिनके भी खानदान में शुक्र, मतलब अगर महालक्ष्मी उनकी कुलदेवी है और कुलदेवी से संबंधित कोई अगर रिचुअल या कोई कुलाचार, कोई भी रिचुअल बाकी है, तो वो ये समय है जब आप उसे पूर्ण करें। क्योंकि इस शुक्र की स्थिति कैसी है, देखिए आप, शुक्र की स्थिति है कि शुक्र पत्रिका में सप्तमेश है और द्वितीयेश है और कुटुंब भाव में वो गुरु है। परिवर्तन भी हो रहा है अभी। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मेष लग्न के लिए भी चलेगा तो क्या है, वो परिवर्तन है। वक्री गुरु का परिवर्तन, वक्री गुरु शुक्र की राशि में बैठे हैं और शुक्र आए हैं गुरु की राशि में, मतलब कुटुंब और भाग्य। तो अगर आप ये कर्म पूरा कर लेते हैं तो आपके खानदान से संबंधित जो भी चीजें, समृद्धि कहिए, वंश का आगे बढ़ना कहिए, या दाम्पत्य सुख का पूरी तरह से स्थापन कहिए, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से हो सकती हैं क्योंकि गुरु वक्री है यहाँ पर, इसलिए। और वक्री गुरु में क्या होता है कि भाई आपको वो पेंडिंग कर्म पूर्ण करने हैं क्योंकि वो भाग्येश है, और ये अगर आप पूर्ण करते हैं तो भाग्य की प्राप्ति होती है। ठीक है। अब दशम भाव, भाग्य भाव में शुक्र है, सप्तमेश है, तो ये बहुत सारे जातकों के लिए शादी का समय भी हो सकता है, विवाह बंधन में बंधने का भी समय हो सकता है। मेष लग्न के जातकों के लिए, मेष राशि के जातकों के लिए ये समय इनका खास करके विवाह बंधन में बंधने के बाद में हनीमून पे जाने वाले हैं, घूमने जाने वाले हैं, तो उस पे जाने की जल्दी ना करके जो रिचुअल्स है ना उसके ऊपर जरूर जोर दीजिएगा। आशीर्वाद लेके ही नया चैप्टर शुरू करना चाहिए, याद रखिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। वृषभ लग्न के लिए बात करते हैं। वृषभ लग्न के लिए ये देखिए, ये खुद लग्नेश है और लग्नेश जो है वो अष्टम भाव में आ रहे हैं। लग्नेश अष्टम भाव में जब जाते हैं, शुक्र ये लग्नेश है। शुक्र का अष्टम भाव में जाना, जो कि वो पेंडिंग कर्मा के स्वामी भी हैं। अब पेंडिंग कर्मा के स्वामी हैं और लग्नेश का और अष्टमेश का परिवर्तन योग है। मैंने एक शॉर्ट डाला था जहां परिवर्तन योग में बताया था कि वो एक दूसरे के लिए काम करते हैं। जिस भी भाव के वो स्वामी हैं, तू मेरा देख ले, मैं तेरा देख लेता हूं, इस तरह का एक कहीं ना कहीं व्यवहार होता है। वो फलित देने के लिए प्रोटेक्ट करते हैं और देते भी हैं। अब यहाँ पे शुक्र है, वो शुक्र क्या बताते हैं कि भाई अष्टम भाव में है, मतलब जातक जो वृषभ लग्न के जातक है ना, उनके लिए अभी ऐसा पीरियड चला होगा कि कहीं ना कहीं उनके जीवन में कुछ ना कुछ गुड न्यूज आई है। एक दूसरी, चाहे वो विवाह बंधन को लेकर हो सकती है, संतान की प्राप्ति को भी लेकर हो सकती है। उसके बाद में आप अभी बड़े प्रयत्न कर रहे हैं कि आपका जॉब चेंज हो। जब तक सूर्य निकलते नहीं है आपके षष्ठ भाव से और अष्टम सप्तम भाव में नहीं आते हैं, तब तक वो चीज पॉसिबल होना डिफिकल्ट है, क्योंकि नीच का सूर्य है अभी, और सूर्य आपके पत्रिका में कौन है, चतुर्थेश है। अब शुक्र जो है ये अष्टम भाव में बैठकर क्या परिणाम देने वाले हैं, तो आपका दिमाग सबसे ज्यादा कहाँ लगाने वाले हैं कि कैसे मैं जॉब प्राप्त कर सकता हूँ अच्छी, उसकी तरफ आपकी रिसर्च चल रही होगी, उसके प्रति आपकी काफी पढ़ाई चल रही होगी, स्किल चल रही होगा, एक्वायर करना चल रहा होगा, ये सारी चीजें चल रही होंगी जो कि फलित होंगी 1 महीने के बाद लगभग। तो ये पीरियड आप लोगों के लिए बैटल फील्ड के अनुसार है, कर्म करना है अभी पूरी तरह से। आपका रुझान तंत्र मंत्र या जो भी घर में या जो भी रिचुअल बचा हुआ, जो तांत्रिक कर्म कहिए, या तांत्रिक का जब भी ये शब्द आता है ना तो डरना नहीं है। तांत्रिक उस कर्म उसको बोलते हैं कि किसी भी चीज को करने के लिए उतने दिन के लिए वो चीज की तपश्चर्या करना, बताए हुए मार्ग पे बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में वो चीज करना, उसे प्राप्त करने के लिए। तो काला जादू ये सब अलग है, तंत्र पूरी तरह से शुद्ध ज्ञान है। ये इसके विधाता खुद महादेव हैं। तो अब यहां देखिए, अब शुक्र जो है यहाँ पे अष्टम भाव में है, तो वो लक्ष्मी की प्राप्ति करने के लिए आप कोई ना कोई साधना कर सकते हैं। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए अगर आपने यहाँ पे पूरे महीने भर लक्ष्मी का मंत्र, लक्ष्मी का बीज मंत्र, या फिर अगर आपने श्री सूक्त का पठन किया, तो भी ये आपके लिए बहुत अच्छा परिणामकारक होगा। अब हम बात करेंगे मिथुन लग्न के लिए। मिथुन लग्न के लिए देखिए, ये गोचर कहाँ हो रहा है, ये गोचर हो रहा है उनके सप्तम भाव में। मिथुन लग्न के जातकों के लिए व्ययेश है और पंचमेश है। तो व्ययेश और पंचमेश जब शुक्र हैं
तो मिथुन लग्न के लिए देखिए, व्यय भाव जो होता है वो खर्चे का है, फॉरेन का है और शैया सुख का है। पंचम भाव जो है वो क्रिया का है। शैया सुख की जो क्रिया है वो होती है पंचम भाव में, उस क्रिया को होने के बाद में ही संतान की प्राप्ति होती है और वो सप्तम भाव में है। मतलब ये पूरा समय ऐसा होगा मिथुन लग्न के जातकों के लिए कि शायद आप ऐसे लोगों से मिल रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों से मिलेंगे जिनके साथ में इस प्रकार का कर्म बंधन डेवलप होने की संभावना है। जब तक सूर्य निकलते नहीं है पंचम भाव से तब तक ऐसा कर्म बंधन सामने आएगा जहां पे आपको देना है, जहां पे आप देनदार हैं। वो हर्टफुल हो सकता है, वो ईगो आपका हर्ट हो सकता है, उस केस में आपका एग्जिस्टेंस हर्ट हो सकता है, परंतु वो वही आपका कर्म बंधन है क्योंकि गत जन्म में आपने किसी के साथ में वैसा व्यवहार किया है। तो अब पंचमेश सप्तम भाव में आ रहे हैं तो बहुत सारे जातकों के लिए शादी विवाह बंधन में बंधने का भी समय है। मतलब खास करके उनके लिए जो प्रेम विवाह के लिए जा रहे हैं उनके लिए ये चीज हो सकती है। ये पूरा टाइम पीरियड आप कोई भी ऐसे शुक्र से संबंधित जो व्यवसाय होते हैं, जैसे कॉस्मेटिक्स का है, लग्जरीज आइटम का है, कपड़ों का है, तो जो आपको क्षणिक सुख देते हैं, राइट, साड़ियों का बिजनेस है या कपड़ों का बिजनेस है, ऐसी चीजों को करने के लिए आप प्रवृत्त हो सकते हैं, इंटरेस्ट आपका आ सकता है। और अगर आप शुरू भी करते हैं तो ये अच्छा है क्योंकि सप्तम स्थान से षष्ठ भाव में गुरु है, सप्तम स्थान से तीसरे भाव में शनि है। और ये ये हो सकता है कि इस समय वो काम कैसे चलेगा, तो वो काम चल पड़ेगा कब, जब केतु निकल जाएंगे चतुर्थ भाव से, क्योंकि सप्तम से वो दशम भाव में। इसलिए अब हम बात करेंगे कर्क लग्न के लिए। कर्क लग्न के लिए देखिए कि ये गोचर कहाँ हो रहा है, उनके षष्ठ भाव में। षष्ठ भाव में जब शुक्र आते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण जो चीजें होती हैं, सबसे पहले तो आप अपने हार्मोन हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए कर्क लग्न के जातक। उसी के साथ साथ प्राइवेट पार्ट्स, सबसे ज्यादा वहां पे ड्राइनेस आना और उससे संबंधित कोई ना कोई इन्फेक्शन होना, उससे संबंधित कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आना, इसकी संभावना बन सकती है, रोग आने की संभावना बन सकती है। अच्छी चीज ये हो सकती है कि आपको कोई स्त्री वर्ग हेल्प करेगा आपको जॉब प्राप्त करने के लिए या आपके काम को आगे बढ़ाने के लिए। किसी का बकाया था, मतलब किसी को आपने गत जन्म में हेल्प करी थी, वो हेल्प आपको इस जन्म में रिसीव हो जाएगी, इसका भी योग बनता है। परंतु ऐसे समय पे ये जो शुक्र है ये आपके लाभेश हैं और चतुर्थेश हैं, तो इस ऐसे समय पे किसी भी स्त्री वर्ग का अपमान नहीं होना चाहिए आपसे। आप क्योंकि चतुर्थ भाव में सूर्य नीच के हो रहे हैं तो ईगो क्लैशेस भी नहीं होनी चाहिए। वो आपकी परीक्षा रहेगी कि ये क्या है, कर्म भूमि है, बैटलफील्ड है ये राशि, और वहां पे शुक्र है, तो ये सब चीजों की प्राप्ति हो सकती है। फिर शुक्र से संबंधित मतलब लक्ष्मी से संबंधित, वो संतान लक्ष्मी हो सकती है, वैभव लक्ष्मी हो सकती है, किसी भी प्रकार की लक्ष्मी की प्राप्ति करने के लिए अगर आपने किसी समय कुछ चीजें शुरू की थी वो आपको याद आएंगी और अभी आप उसे पूरा करने के लिए जाएंगे, तो जरूर पूरा करिएगा क्योंकि वो आपको हेल्पफुल रहेंगी आगे आने वाले समय में और आपको काफी उसका अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। रिजल्ट कब मिलेगा, जब शुक्र के साथ में बुध ज्वाइन हो जाते हैं और वो लक्ष्मी नारायण योग बन जाता है। और लक्ष्मी नारायण योग जब प्रारब्ध के भाव में बनता है, मतलब गत जन्म के चक्र के अनुसार अगर आपने कभी लक्ष्मी किसी भी प्रकार की लक्ष्मी की साधना की थी, अगर आप उसको रिज्यूम कर लेते हैं, रिवाइव कर लेते हैं, उससे संबंधित अगर कोई भूल चूक हुई है वो अगर आप करेक्ट कर लेते हैं, शुद्ध कर लेते हैं, तो इस जन्म में वो ताला खुल जाएगा और आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। इसे समझने के लिए निश्चित ही आपको पत्रिका दिखाने के लिए आना पड़ेगा और इस कर्म बंधन को, गत जन्म के चक्र को समझने के लिए आपको मेरे पास आना पड़ेगा, क्योंकि मैं पास्ट लाइफ डिकोड करती हूँ और ऐसे कर्म बंधन को समझाती हूँ, बताती हूँ कि कैसे मार्गस्थ होना है, या फिर आप किसी अच्छे जानकार के पास भी जा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जाने के पहले एक और चीज, शुक्र और गुरु का अभी क्या चल रहा है, परिवर्तन योग है, मतलब पेंडिंग कर्म पूर्ण अगर हो जाता है तो लाभ की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं सिंह लग्न के लिए।
अब सिंह लग्न के लिए देखिए ये गोचर कहाँ हो रहा है, पंचम भाव में। पंचम भाव में खुद आ रहे हैं दशमेश और पराक्रमेश। पराक्रम का स्वामी जब तीसरे मतलब अपने से तीसरे भाव में जाता है तो क्या होता है, अभी आपका पराक्रम क्या हो रखा है, कहीं ना कहीं दूषित हो रखा है। क्यों? क्योंकि सूर्य खुद लग्नेश नीच अवस्था में चल रहे हैं, तो आपके लिए हर साल ये जो समय चल रहा है ना, ये कठिन जाता होगा। और जो भी जातक इस समय बॉर्न हुए होंगे उनके लिए जीवन भर अपने एग्जिस्टेंस को लेकर मारामारी रही होगी कि अपने एग्जिस्टेंस को लेकर हमेशा बताना पड़ता है, जताना पड़ता है, मांगना पड़ता है, भीख मांगनी पड़ती है कि तुम मुझे रिस्पेक्ट दो, मुझे जैसी रिस्पेक्ट या जैसा प्यार मिलना चाहिए, ऐसी इज्जत मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए। और चाहे वो मित्र हो, चाहे वो घर परिवार हो, ये उनके साथ में होता है। अगर आपके पत्रिका में नीच का सूर्य है तो ठीक है, अभी गोचर से नीच का सूर्य आया हुआ है, इसलिए तो ये चीजें इस समय पे और ज्यादा एक्टिवेट हो जाती है। और खास करके कहाँ होती है, आपके सिबलिंग्स के साथ में, आपके कजिन्स के साथ में, आपके दोस्तों के साथ में, पास पड़ोसियों के साथ में। आप अगर किसी से चैटिंग कर रहे हैं तो चैटिंग में आपने कुछ कह दिया परंतु सामने वाले ने गलत समझ लिया और आपको झाड़ दिया, तो इस प्रकार का आपके ईगो का सप्रेशन होना, ये वो समय है। शुक्र पंचम भाव में है तो क्या दिखाता है कि पंचम भाव का और दशम भाव का आपस में एक संबंध बन रहा है, परिवर्तन योग बन रहा है। ये परिवर्तन योग क्या दिखाता है कि भाई अगर आप कर्म करते हैं तो आपका जो पूर्व पुण्य है आपको साथ देगा, क्योंकि पंचम भाव पूर्व पुण्य है। पंचम भाव में शुक्र है, मतलब कहीं ना कहीं शैया सुख को लेकर, क्रिया सुख को लेकर, मतलब सेक्सुअल हैप्पीनेस को लेकर व्यक्ति कर्म करने जा रहा है। यहाँ पे जितने भी प्रेम संबंध में जो जातक हैं वो ऐसे समय पे और ज्यादा इंटेंस हो सकते हैं, और ज्यादा सीरियस होकर शादी या विवाह बंधन में बंधने का विचार कर सकते हैं। अगर आप कोई नई विद्या प्राप्त करने जा रहे हैं तो भी ये बहुत अच्छा समय है। ये समय है कि मंगल नीच के चल रहे हैं व्यय भाव में, तो खर्चे और खास करके आप अपने ही गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या अपने ही पति या अपने ही पार्टनर के साथ में जब भी संलग्न होते हैं और ऐसे मोमेंट पे अपना ईगो, अपना अहंकार खड़ा कर देते हैं, जैसे अगर आप एक दूसरे के साथ में काफी क्लोज हैं और आप बेड पे हैं और उसी समय पे आपने ऐसा झगड़ा निकाल दिया, ऐसा पॉइंट निकाल दिया कि आपका अहंकार बाहर आ गया, और वो गलत प्रकार का अहंकार बाहर आने के कारण वो शुक्र पूरी तरह से स्पॉइल हो जाता है, क्योंकि शुक्र से अष्टम भाव में मंगल है। तो ऐसी स्थिति का खास करके ख्याल रखिएगा और आपको इसका फल अच्छा प्राप्त होगा अगर आप वहां पे रिफ्रेन करते हैं तो। कन्या लग्न की बात करते हैं। कन्या लग्न के लिए देखिए गोचर कहाँ हो रहा है, चतुर्थ भाव में। अच्छे वाहन सुख का योग बनता है, वाहन चेंज करने का योग बनता है। व्यक्ति हो सकता है कि नया वाहन खरीदे, व्यक्ति हो सकता है कि अपने पोजीशन को और ज्यादा स्ट्रांग करने के लिए, अच्छा जॉब प्राप्त करने के लिए, अच्छी पैकेज प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, और वो ऐसे सर्टिफिकेशन है जिससे आपको लुक्रेटिव जॉब मिल सकती है, इसकी भी संभावना बनती है। क्योंकि अगर आप अभी प्रयत्न करते हैं तो आपको भाग्य की साथ मिलेगी, क्योंकि गुरु के साथ में परिवर्तन योग है अभी, तो गुरु के साथ में परिवर्तन योग है, मतलब पितरों का साथ भी मिल सकता है अगर आप पितरों का कर्म भी करते हैं तो। मतलब इस समय पे अगर ये शुक्र कौन है पत्रिका में, ये कुटुंबेश है और भाग्येश है। तो अगर आप कुटुंब के प्रति जो कर्तव्य है, कुटुंब के प्रति अगर कोई बचे हुए अधूरे कर्म है उसे पूरा करते हैं तो भाग्य की भी प्राप्ति होती है। क्यों कह रही हूं? क्योंकि भाग्य में गुरु वक्री होकर बैठे हुए हैं, इसलिए। अब ये करने के बाद में आपको सुख, मतलब सुख की प्राप्ति होती है। कन्या लग्न के लिए ये शुक्र जो है ये आपको इस प्रकार का एक अवसर देते हैं कि आप अपने माता के लिए, आप अपने वास्तु के लिए कुछ ना कुछ अच्छी रिचुअल, अच्छी चीजें कर सकते हैं अपने सुख की प्राप्ति के लिए। अब हम बात करते हैं तुला लग्न के लिए। तुला लग्न में खुद सूर्य बैठे हुए हैं, नीच के होकर बैठे हुए हैं, और लग्नेश खुद शुक्र है जो कि तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। तीसरे भाव में शुक्र
यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है अष्टम भाव के स्वामी के साथ में। मतलब अष्टम भाव में ये गुरु जाके बैठे हैं जो कि पराक्रमेश हैं, और अष्टमेश जो है वो पराक्रम भाव में बैठे हैं। मतलब तुला लग्न के जातकों के लिए ये जो समय है पूरी तरह से ऐसे गुप्त बुद्धि को यूज करना है। अष्टम भाव मतलब क्या है? गुप्त बुद्धि, गूढ़ बुद्धि। गूढ़ बुद्धि वो होती है जो जिस बुद्धि का वापर करके हम अपना अभीष्ट प्राप्त करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव प्राप्त करते हैं, पर किसी को बताते नहीं है। वो गूढ़ बुद्धि है अष्टम भाव में, और उसी को कहते हैं तंत्र, मंत्र, ज्योतिष विद्या। ज्योतिष के पास जा रहे हैं या फिर तंत्र करवाने जा रहे हैं, कोई रिचुअल करवाने जा रहे हैं, तो क्या हम ढिंडोरा पीटते हैं उस चीज का? नहीं पीटते हैं, क्योंकि वो गुप्त रहकर ही किए जाने वाले कर्म होते हैं, उसका उल्लेख नहीं किया जाता है। और अष्टम भाव में गुरु है। पाराशर ऋषि कहते हैं अष्टम भाव में जब भी गुरु होते हैं तो इस समय अगर कोई जातक जन्म लेता है तो वो तांत्रिक है, हार्डकोर वैदिक ब्राह्मण है, वैदिक स्कॉलर है, उसके पास वो ताकत है, और वो भी वृषभ राशि में। मतलब उसने वाणी से उस वेदोक्त या तांत्रोक्त विद्या को अपने वाणी पर विराजमान किया था, परंतु कुछ न कुछ ऐसी गलती करी है जिसका भुगतान करने के लिए उसे वापस जन्म लेना पड़ा है। अब यहाँ पे पराक्रम में ये शुक्र है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो आपको रिफ्रेन करना है अपने रात की संवाद से। मतलब रात्रि के समय अगर आप फोन पे, चैटिंग पे, वर्चुअल वे में अगर आप ये कर रहे हैं तो यहाँ पे वो भटक जाएंगे आप, और उस भटकाव का आपको परिणाम क्या मिलेगा? गलत मिलेगा, क्योंकि शुक्र कौन है? लग्नेश है, और आपकी पत्रिका में ये अष्टमेश है। तो जो आप गुप्त रहकर करना चाह रहे हैं उसका परिणाम गलत हो सकता है। उस एनर्जी को कहाँ लगाइए? अपनी साधना में लगाइए, अपने अभीष्ट की प्राप्ति के लिए लगाइए। उस समय पे हो सके तो गैजेट्स को बंद करके रख दीजिए और लक्ष्मी की उपासना करिए, लक्ष्मी की साधना करिए, ताकि आपको लक्ष्मी की प्राप्ति हो। लक्ष्मी हमेशा पैसों की ही नहीं होती है, संतान लक्ष्मी हो सकती है, वैभव लक्ष्मी हो सकती है, विजय लक्ष्मी हो सकती है, वास्तु लक्ष्मी हो सकती है, और आपका खुद लग्नेश शुक्र है। तो ऐसे समय पे जब भी पराक्रम में आ रहा है तो आपको प्रयत्न करने हैं। मतलब ये कर्मवीर होना है, यहाँ पर कर्म दरिद्री नहीं होना है। अब हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न के लिए। वृश्चिक लग्न के लिए देखिए गोचर कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है कुटुंब में। कुटुंब भाव में जब शुक्र आता है तो खास करके मीठा खाने से बचिएगा, और इस समय पे कोशिश करिए कि ये जो शुक्र है आपकी पत्रिका में व्ययेश है और सप्तमेश है। बहुत बार ऐसे समय पे जातक अपने ही परिवार में, अपने ही रिलेटिव्स में शादी करने के लिए जाते हैं। बहुत सारे खानदानों में ये प्रथा होती है कि तो जब ऐसा होता है तो ऐसा होने के लिए कहीं ना कहीं जो चीजें अनिवार्य हैं सॉल्व करके फिर आगे बढ़ने के लिए, तो वो सॉल्व करके ही आगे बढ़िए। जैसे एक नाड़ी का दोष होता है तो वो निवारण करना बहुत आवश्यक है। अगर एक नाड़ी आ रही है तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि सप्तम भाव में जब गुरु आते हैं तो वृश्चिक लग्न के जो भी लोग हैं या राशि के लोग हैं उनके लिए ये विवाह का भी समय बनता है। मतलब विवाह बंधन में बंधने का भी समय बनता है। और ये समय है कि जब गुरु आ रहे हैं और शुक्र और गुरु का राशि परिवर्तन है तो वो कुटुंब की वृद्धि भी दिखाता है। मतलब तुरंत विवाह होने के बाद में कुटुंब की वृद्धि होना, मतलब कंसेप्शन होना। अब ये अगर होता है तो उसे रोकना नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपने उसे अभी रोक दिया, नहीं हमारी तो प्लानिंग नहीं है, अभी हमें नहीं करना है, हम 4-5 साल रुकेंगे, बाद में फिर उस चीज के लिए तरसना पड़ता है। तो उसका भी खास ध्यान रखिएगा। अब ये शुक्र जो है ये आपके व्ययेश भी है, तो बहुत सारे जातक बाहर जाने की भी सोच रहे हैं, और जो जातक बाहर रह रहे हैं वो अपने किसी कुटुंब की फैमिली के लिए, मतलब कुटुंब के सदस्य की शादी के लिए यहाँ आए होंगे, ऐसे भी योग बनते हैं। वो एक रिफ्रेशिंग टाइम पीरियड है उनके लिए। ये शुक्र जो है ये कुटुंब भाव में है तो वो लक्ष्मी की प्राप्ति के योग भी बनाते हैं। परंतु लक्ष्मी का आना मतलब एक तरह से आना है और वो खर्चा भी है, क्योंकि वो खुद शुक्र व्ययेश है। अब ये और क्या दिखाते हैं कि शुक्र सप्तम भाव के स्वामी है। सप्तम भाव का स्वामी अपने से अष्टम भाव में जाकर बैठा हुआ है, और ये हेल्थ वाइज कहीं ना कहीं थोड़ा दिक्कत दे सकता है, उसका खास ध्यान रखिएगा। हालांकि गुरु और शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है तो वो चीज चेंज हो जाएगी, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, और चेंज होने के बाद में आपको कहीं ना कहीं उसका परिणाम भी अच्छा ही मिलेगा। चेंज हो जाएगी मतलब वो टेम्पररी इफेक्ट है उसका, ठीक है।
अब धनु लग्न की बात करते हैं। धनु लग्न में ही शुक्र जो है वो गोचर कर रहे हैं, और वो शुक्र जो है वो लाभेश है और षष्ठेश है। षष्ठ भाव का स्वामी जब भी लग्न में आता है तो वो आपको इंगित करता है कि भाई पेंडिंग कर्म को पूर्ण करो। गत जन्म के जो चक्र हैं उसे वो सामने लाकर खड़ा कर देता है, और जब खड़ा कर देता है किसके रूप में करेगा? अब समझिए कि घर में कोई पूजा पाठ है कराना है, कोई पुराना रिचुअल है उसे वापस से रिवाइव करना है, कुलदेव के दर्शन करके आने हैं, साल भर में वंस इन ईयर जो पूजा की जाती है उसे करना है। लक्ष्मी के लिए अगर खानदान में कहीं किसी ने कुछ चीजें करी थी तो उसको वापस से रिन्यू करके रिवाइव करके वो चीज करनी है, क्योंकि ये शुक्र जो है ये षष्ठेश है। अगर दूसरा परिणाम देखें तो जॉब चेंज करने के लिए काफी तत्पर होंगे अभी धनु राशि के जो लोग, और अभी परिवर्तन भी हो रहा है। लग्नेश खुद षष्ठ भाव में, षष्ठेश खुद लग्न भाव में, तो वो आपको परिणाम भी दे सकता है, अच्छा परिणाम दे सकता है, अच्छी जॉब मिल सकती है और आपको अच्छा परिणाम भी मिल सकता है उसका। हालांकि अष्टम भाव में जब मंगल नीच होकर बैठे हुए हैं तो अग्निहोत्र का भी क्या लीजिए, सहायता लीजिए। उस मंगल की जो ऊर्जा है, क्योंकि मंगल जब अष्टम भाव में होते हैं तो चिता अग्नि दिखाते हैं, परंतु वो नीच होकर बैठे हैं, मतलब चिता अग्नि या अग्नि का दुष्ट वापर किया है, दुष्ट उपयोग किया है, तो उस अग्नि को शुद्ध करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो अग्नि कौन है आपकी पत्रिका में? व्ययेश है और पंचमेश है। मतलब कहीं ना कहीं आपसे कहीं कुछ ऐसी गलती हो सकती है स्त्री को लेकर या पुरुष को लेकर, रिश्तों में, जो कि आपको नहीं करना चाहिए था, उसके लिए आपको माफी मांगना है। अगर वो कर लेते हैं तो उसका इम्पैक्ट आपका षष्ठ भाव और लाभ भाव पर पड़ेगा और आपको उसकी प्राप्ति होगी। अगर हम मकर की बात करें तो क्या होगा? मकर लग्न के लिए देखिए, ये गोचर जो है ना, ये हो रहा है उनके व्यय भाव में। व्यय भाव में जब शुक्र आते हैं तो वो शैया सुख को लेकर काफी थॉट्स देते हैं, काम सुख को लेकर काफी थॉट्स देते हैं, काफी आपको प्रवृत्त करते हैं। लड़ पड़ने की तैयारी होती है उसे प्राप्त करने के लिए, क्योंकि वो खुद क्या है, दशम भाव के स्वामी है और पंचम भाव के स्वामी है, तो कर्म पूरी तरह से उस दिशा में दौड़ पड़ता है। अब यहाँ पे मकर लग्न के जातकों के लिए ये हुआ शुक्र का वो भाग, काम भावना का भाग हुआ। परंतु वही अगर लक्ष्मी का दर्शन करके आते हैं, आप महालक्ष्मी का दर्शन करके आते हैं, महालक्ष्मी के मंदिर में अगर आप बार बार विजिट करते हैं, उनकी अनुकंपा प्राप्त करते हैं, तो वही लक्ष्मी आपको अलग अलग रूप से प्राप्त होती है जो आप प्राप्त करना चाह रहे हैं। अब हो सकता है कि आप पैसों के लिए अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो वो हुआ, नहीं तो स्त्री की प्राप्ति, नहीं तो संतान की प्राप्ति, नहीं तो विजय की प्राप्ति, क्योंकि विजय लक्ष्मी। अब डिपेंड करता है कि व्यक्ति उस समय पे कौन सी लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए अग्रसर है, क्योंकि वो पंचम भाव का स्वामी है और दशम भाव का स्वामी है। हाँ, सूर्य जब यहां से निकल जाएंगे, दशम भाव से निकल जाएंगे, तो ज्यादा उसमें शुद्धता आएगी, क्योंकि दशम भाव में सूर्य है। दशम भाव में जब भी सूर्य आते हैं आपके लिए, मकर लग्न के जातकों के लिए, जब भी दशम भाव में सूर्य आते हैं, मतलब वो नीच के हो रहे हैं, इसका अर्थ है कि वो पूरा महीना आपको कर्म वीर होकर रहना है, कर्म करना है। खास करके जब वो, अब आप नहीं कर्म करेंगे ना, तो उसमें होगा क्या कि आपके ही घर के लोग आपका अपमान कर रहे हैं, आपके ही घर के सदस्य, चाहे वो आपसे उम्र में छोटे हैं तो भी वो आपका अपमान कर रहे हैं, अपमान का घूंट सहन करना पड़ रहा है। इस तरह का सिचुएशन बना रहता है अगर आपके जन्मस्थ पत्रिका में भी वो नीच का सूर्य है तो। पर वो गोचर का जब आ रहा है तो वो उसी कर्म बंधन को एक्टिवेट करता है और आपके सामने आकर उसका एग्जैजरेट फॉर्म रखता है। डिफिकल्ट होगा है क्या ये सब, ये चीजें समझना, क्योंकि ज्योतिष जो है वो आपको राह दिखाता है, टॉर्च, इट्स लाइक अ टॉर्च, राइट, ज्योति डालता है उस पर्टिकुलर अंधेरे के स्पॉट पे और आपको उजाले की तरह वो चीजें दिखा देता है। आपको देखना आना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। अब कुंभ लग्न की बात करते हैं। कुंभ लग्न के लिए देखिए ये गोचर कहाँ हो रहा है, लाभ भाव में हो रहा है। कुंभ लग्न के जातकों के लिए ये भाग्येश है और चतुर्थेश है। चतुर्थेश और भाग्येश जो है
इनका परिवर्तन योग हो रहा है किसके साथ में? लाभ भाव के साथ में, लाभेश के साथ में। गुरु शुक्र के घर में, शुक्र गुरु के घर में, चतुर्थ भाव और लाभ, मतलब यहाँ पे चतुर्थ और लाभ की प्राप्ति होने वाली है। परंतु देखिए, शनि से चौथा घर खराब हो जाता है जो कि चतुर्थ भाव है, और गुरु से चौथा घर खराब हो जाता है वो कि जो कि सप्तम भाव है। गोचर में अभी ये परिणाम चल रहा है आपके साथ में। अब अष्टम भाव में केतु है और षष्ठ भाव में मंगल है अभी फिलहाल आपके लिए, और वो शुक्र गोचर कर रहे हैं लाभ में। तो शुक्र कौन सा लाभ देने के लिए आए हैं आपको यहाँ पे? तो शुक्र आपको लाभ दे रहे हैं चतुर्थ भाव का, मतलब सुख का लाभ दे सकते हैं, सुख की प्राप्ति आपको हो सकती है। परंतु आपकी वाणी, क्योंकि वाणी के स्थान पे राहु है, और राहु जब वाणी के स्थान पे होते हैं तो आपसे झूठ बोलना हो जाता है, आपसे मैनिपुलेटिव बर्ताव हो जाता है, गलत बर्ताव हो जाता है, जिसके कारण जो लाभ मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता है। एक बार कोशिश करिएगा कि ये गोचर में ना, जहां पे भी जो भी चीजें अधूरी छूटी होगी ना आपकी, या एब्रप्टली बंद हुई होगी, चाहे वो कोई चैप्टर है, किसी व्यक्ति के साथ में संबंध है, कोई डील है, कोई भी कुछ भी है, और आपको लगता है कि आपने गलत कर दिया है, गो एंड कॉल बैक देम, गो एंड मीट देम एंड से सॉरी। और फिर आप देखिए कि कैसे ट्विस्ट होता है यहाँ पे शुक्र का परिणाम। कठिन है, परंतु एक बार करके देखिए, क्योंकि ये गोचर जो है शुक्र का गोचर, क्योंकि मूल नक्षत्र में जब ये शुक्र का गोचर होगा उस समय पर अगर आप ये चीज कर देते हैं ना, तो आपको ऐसे लाभ की प्राप्ति होती है जिसके लिए आप बहुत लंबे समय से चेस कर रहे हैं। पर वो बोलना जरूरी है, बहुत बार वाणी का उपयोग करना जरूरी है, और वहां पे आपको दुर्गा वाणी एक्टिवेट करनी है, क्योंकि दुर्गा, राहु की जो अधिष्ठात्री देवी है वो दुर्गा है, हालांकि राहु की जो माता है वो सिम्बिका है। तो अगर आपने दुर्गा वाणी एक्टिवेट कर दी तो क्या होगी? जहां पे आप सत्य बोल रहे हैं, और सत्य के कारण आपका जो ये परिवर्तन योग हो रहा है ना, सुख और लाभ का, ये पूर्णतः फलित होता है। और अगर आपने कदर नहीं करी है तो आपको उसका दुष्परिणाम निश्चित ही भोगने के लिए मिलता है। अंतिम लग्न की बात कर रहे हैं। अंतिम लग्न किसका है? मीन। मीन लग्न में राहु है, अभी गोचर में चल रहे हैं। ये शुक्र गोचर में कहाँ आ रहे हैं? दशम भाव में। मीन लग्न के जातकों के लिए ये शुक्र जो है ये अष्टमेश है और पराक्रमेश है। पराक्रमेश का और अष्टमेश का दशम भाव में आना दिखाता क्या है कि आपका पराक्रम किस तरह से होगा? शुक्र के समान होगा। आपका पराक्रम किस दिशा में होगा? तो शुक्र की दिशा में होगा, लक्ष्मी की दिशा में होगा, स्त्री की दिशा में होगा, सुख की प्राप्ति की दिशा में होगा, लग्जरी को प्राप्त करने के लिए होगा, टेम्पररी हैप्पीनेस को प्राप्त करने के लिए होगा। दशम भाव में शुक्र आ रहे हैं तो वो आपके कार्य क्षेत्र में जो भी स्त्री है, स्त्री वर्ग है, उनसे कहीं ना कहीं मदद मिल सकती है। उनका अपमान नहीं करना है, उसका आप ख्याल रखेगा। परिवर्तन है यहाँ पे पराक्रम का और दशम भाव का अपने आपस में। तो जो आप पराक्रम कर रहे हैं उसका कर्म और पराक्रम का जब परिवर्तन होता है तो ये कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा परिणाम दे सकता है। पर वो पराक्रम या वो कर्म भान में रह के होना चाहिए। अगर बेभान होकर हो रहा है तो वो गलत होगा, उसका परिणाम गलत आएगा। क्योंकि वो गुरु कौन है? दशम भाव के स्वामी और खुद लग्नेश है, तो वो परिणाम आपके ऊपर आएगा, आपके शरीर पे आ सकता है। तो ऐसे समय पे एक और चीज याद रखिए कि आपको ना बिना मांगे सलाह नहीं देनी है यहाँ पे, क्योंकि गुरु आपके तीसरे भाव में है। ये साल भर पूरा आपने बिना मांगे सलाह दी होगी लोगों को चाहिए कि नहीं चाहिए ये पूछा ही नहीं होगा, आपके मुंह से सलाह निकलती जाती होगी। और जब गुरु वक्री अवस्था में चल रहे हैं तो वही लोग पलट के आपको सुनाते भी होंगे कि यार तुमने कहा था, हमने कर लिया, तुम्हारे वजह से ऐसा हो गया। हालांकि एवरीबडी इज वाइज, अरे तुम किसी की बात सुन रहे हो तो उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए, ये बुद्धि होनी चाहिए वगैरह सब चीजें हैं। पर फिर भी शुक्र यहाँ पे वो दिखा देते हैं चीजों को, क्योंकि शुक्र जब मूल नक्षत्र में आएंगे तब इस तरह की चीजों का पूरी तरह से क्या बोलते हैं उसे, परिणाम बाहर आएगा, प्रोजेक्शन बाहर आएगा। क्योंकि मूल नक्षत्र में कोई भी ग्रह जब प्रवेश करता है तो वो सोक्ष मोक्ष लगाता है, मराठी में बोलते हैं उसको, कि मतलब कंक्लूजन करता है उस चीज का समापन करता है। और समापन तभी होता है जब किसी नई चीज की शुरुआत करनी है। तो इस तरह से हमने
12 लग्नों के लिए शुक्र का गोचर धनु राशि में किस प्रकार से रहेगा, इसके ऊपर हमने बात करी। अब समझिए कि जब ये गोचर चल रहा है तो आप क्या रेमेडी कर सकते हैं। अगर आपकी पत्रिका में शुक्र खराब है, मान लीजिए शुक्र नीच के हैं, शुक्र की दशा चल रही है और शुक्र दुष्ट योग में है, शुक्र राहु के साथ में है, केतु के साथ में है, केतु के साथ में है तो वो बहुत दुखकारक ही होता है एक्चुअली, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ सफोकेशन मिलता है व्यक्ति को, रिलेशनशिप में हमेशा निराशा मिलती है। परंतु अगर राहु के साथ में है तो वो भले ही फिजिकली वो विचार पूरे बाहर नहीं आए हों, पर वो दिमाग में व्यभिचार घूमते रहता है, दिमाग में लोगों के साथ में या फ्लर्ट करना या व्यभिचार करना या बहुश्रृंगार बोलते हैं उसे, मल्टीपल पार्टनरशिप के लिए इच्छा जागृत होती ही रहती है। इन शॉर्ट, शुक्र जो प्राइवेट पार्ट्स पे पड़ते हैं, मूलाधार चक्र पे पड़ते हैं, मूलाधार चक्र सतत जागृत अवस्था में रहने की कोशिश करता है, परंतु वो सही मार्ग से नहीं, गलत मार्ग से होता है, इसलिए परिणाम बुरे मिलते हैं। ऐसे समय पे आप शुक्र को कैसे अच्छा करें? तो शुक्र को अच्छा करने के लिए, शुक्र की अनुकंपा प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तो आप लक्ष्मी जी का क्या कर सकते हैं, आप लक्ष्मी का मंत्र कर सकते हैं, लक्ष्मी का बीज मंत्र कर सकते हैं, लक्ष्मी जी का जो है गायत्री मंत्र कर सकते हैं, तांत्रोक्त लक्ष्मी मंत्र जो है उसका पठन कर सकते हैं, जो कि आप दुर्गा सप्तशती में देख सकते हैं। फिर लक्ष्मी के लिए श्री सूक्त का रोज पाठ करना। अब ये गोचर शुरू हो रहा ना 7 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक है ना। इसका अर्थ है कि इन पूरे दिनों में आप क्या कर सकते हैं, रोज 11 बार लक्ष्मी मतलब श्री सूक्त का पठन करिए। आप देखिए, परिणाम देखिए, करके देखिए उसे। जिनको लक्ष्मी जी का ये श्री सूक्त आता है और वो अगर इस समय पे उनकी आवृत्तियां बढ़ा देते हैं, रोज 11 बार का पठन करते हैं, तो आप देखिए उसका परिणाम आपको कुछ समय में मिल ही जाएगा। और इसे ही कहते हैं तंत्र। और इसे कौन सा तंत्र कहते हैं? मंत्र अनुसार फॉलो किया हुआ, राइट। हम जब यंत्र स्थापित करते हैं तो यंत्र के अनुसार वो तंत्र है ना। तो जिस भी चीजों की मदद से आप वो सिस्टमैटिक वे में वो प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, उस प्रोसीजर को ही तंत्र बोलते हैं। अब यहाँ पे लक्ष्मी जी के लिए ही है ये वीडियो। लक्ष्मी जी को, शुक्र की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी है, इसलिए हमने इस लक्ष्मी जी के ऊपर बात करी है। तो अब एक और चीज क्या कर सकते हैं कि आप त्राटक कर सकते हैं, और त्राटक करते समय आपके दिमाग में वो भाव होना चाहिए, एक ही मांगेगा। जब भी आप त्राटक कर रहे हैं, जब भी आप प्रेयर करते हैं, तो एक ही चीज मांगनी चाहिए। भगवान को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए कि मैं क्या दूं, एग्जैक्टली क्या मांगना चाह रहे हो। सो क्लैरिटी आप में होनी चाहिए कि इस समय, इस क्षण मुझे ये चीज चाहिए। अगर आप मांग रहे हैं, अगर आप अपने जीवन को ठीक करना चाहते हैं तो कर्मवीर बनिए, कर्म दरिद्री ना बने। धनु राशि में ये शुक्र का गोचर हो रहा है, मतलब यहाँ पे कर्मवीर होना है। कर्म दरिद्री उसे कहा जाता है कि भाई आप तीर्थ क्षेत्र जा रहे हैं, उज्जैन जा रहे हैं, पूरा उज्जैन घूम लिया, परंतु आप महाकालेश्वर में जाकर दर्शन नहीं करके आए। मतलब नियति आपको चांस देती है कि जाओ भाई, अपने कर्म अनुसार उसकी क्या बोलते हैं, फल की प्राप्ति कर लो। क्योंकि आप अभी अगर महादेव के दर्शन करके आते हैं, ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके आते हैं, तो उसकी अनुकंपा मिलती ही मिलती है। तो इस तरह से हम इस शुक्र के गोचर के वीडियो को समाप्त करते हैं। मैं आशा करती हूं कि आप सभी के लिए गोचर बहुत अच्छा रहेगा। दिवाली आपकी सभी की बहुत अच्छी हुई होगी। और अब जो ये पीरियड आया है, इस पीरियड के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं। ऐसे ही नए वीडियो में मिलती हूँ। कोशिश करूंगी आप सभी के लिए केतु का नक्षत्र गोचर लेकर आऊं, मंगल का नक्षत्र गोचर लेकर आऊं, क्योंकि अभी नक्षत्र गोचर होने वाला है, नक्षत्र परिवर्तन होने वाला है। तो कोशिश करूंगी कि आपके लिए नवतारा के अनुसार नक्षत्र गोचर लेकर आऊं। और बीच बीच में जो अलग अलग रूप से शॉर्ट्स आप सभी के लिए डालती रहती हूँ, आप सभी को शायद काफी लाभ मिलता होगा। आप सभी के अच्छे जो भी प्रतिसाद है, मैं उसका हमेशा
रिस्पेक्ट करती हूँ. थैंक यू सो मच फॉर शावरिंग दैट मच लव टू मी एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली. मिलती हूँ आपसे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.